आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया अंतरिम बजट पेश। रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी का ऐलान, 11.1% का इजाफा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। केंद्रीय अंतरिम बजट पर सीएम भजनलाल शर्मा का बयान, कहा कि यह बजट आम जनता का बजट पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था। मंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर उद्योग समिट का आयोजन किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश के समुचित अवसर प्राप्त हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। जेईसीसी सीतापुरा में इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को विभाग से जुड़ी सभी क्लियरेंस एक ही छत के नीचे देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को अब प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे राज्य में निवेश के लिए आगे आएं। राज्य सरकार उद्यमियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस भव्य मंदिर में राजस्थान का गुलाबी पत्थर और मार्बल उपयोग में लिया गया है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। कई लोग धंधे के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से इसको देखते होंगे, लेकिन इसकी दृष्टि एक अलग भी है। यहां रहने वाले हर राजस्थानी के मन में यह गर्व हो, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने विदेश की यात्राएं भी की होंगी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जब अपना मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन अपनी खनिज संपदा का कोई भी अस्तुत अगर हमें वहां मिलता है तो हमें 4 गुनी खुशी होती है कि ये मेरे राजस्थान का, ये मेरे भारत का। सीएम शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट को रिसाइकिल करना बहुत आवश्यक है। इस तरह के वेस्ट को उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। सीएम ने किशनगढ़ मार्बल की स्लरी के उपयोग को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जहां राज्य मार्बल और सैंडस्टोन के लिए जाना जाता था, पर कुछ दशकों से राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। एक इंडस्ट्री कहीं भी लगती है, इंडस्ट्री लगाने वाले हो सकता है अपना काम देखें, अपना काम से काम रखें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंडस्ट्रीज अगर जिस क्षेत्र में लगती है वहां कितने को रोजगार मिलता है, ये अगर हमने कभी अनुभव किया हो तो आप देखना, जहां भी कहीं इंडस्ट्री लगती है उसमें काम करने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन उनके सहयोग से जो उनका परिवार पलता है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होती है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगले 5 साल में पत्थर उद्योग में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने का विभाग ने संकल्प लिया है। उन्होंने उद्यमियों की तारीफ करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के संकल्प को कारीगरों द्वारा ही साकार किया जा रहा है। राजस्थान के पत्थरों का मार्केट पूरी दुनिया भर में हो, ये जिम्मेदारी हमारी है और राजस्थान सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की अलग अलग चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, कभी योग पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर होता है, कभी
राजस्थान का श्री अन्न पॉपुलर होता है, उसी तरह आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग से हम राजस्थान के पत्थरों को अगले 5 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल मिल सके। राजस्थान स्टोन्स के मामले में तो है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट्स की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, माइंस मिनरल सेक्टर में, जिसी का एक भाग स्टोन्स से रिलेटेड भी है। और जो राज्य सरकार जिस प्रकार की योजनाएं और इंसेंटिव देती है, इससे कई उद्यमी जो हैं एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में उनको इन्वेस्ट करने का अवसर मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंटीरियर डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उद्यमी किरणजीत त्रिवेदी और यशवंत कुमार शर्मा को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोन मार्ट का फीता काटकर उद्घाटन और आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, जेडी आयुक्त मंजू राजपाल, खान सचिव आनंदी, रीको के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कैलाश चौधरी के साथ ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री संजय शर्मा ने रूपवास के पास से अवैध पत्थरों से भरे 4 ट्रैक्टर जब्त किए और अरावली बिहार थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया और ट्रैक्टर्स को अरावली बिहार थाने भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ में जुट गई है। मंत्रियों के निजी स्टाफ की करीब 1.5 माह से जारी कवायद अब काफी हद तक पूरी हो गई है। सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। इनमें अधिकतर वो कर्मचारी हैं जो पूर्ववर्ती सरकार में मंत्रियों के लगे हुए थे, लेकिन सरकार के चले जाने के बाद इन्हें एपीओ कर दिया गया था, जो काफी समय से पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ ही आधा दर्जन उप सचिव को वरिष्ठ अधिकारियों के निजी सचिव के पद के विरुद्ध लगाया गया। इसके तहत आधा दर्जन डीएस को निजी सचिव के पद के विरुद्ध लगाया गया। वहीं सचिवालय सेवा के 5 एएस, 2 निजी सचिवों की भी तबादला पोस्टिंग हुई है, तो साथ ही सचिवालय सेवा के 2 एपीओ डीएस की पोस्टिंग 5 के तबादले किए गए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सीकर के हांसपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की और मौजूदा साधु संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री खर्रा को आमजन की समस्याओं से भी अवगत कराया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में त्रिवेणी धाम महंत श्री राम रिचपाल दास महाराज और रेवासा महाराज, राघवाचार्य महाराज आदि साधु संत और ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के लिए संचालित विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संजय शर्मा ने अलवर से रामेश्वर वाया भरतपुर ट्रेन को अलवर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि ट्रेन में कुल 970 यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से अलवर जिले के 350, भरतपुर और धौलपुर के 620 यात्री यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों ने यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ट्रेन में 8 दिन तक यात्रियों के भोजन और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग की तरफ से निःशुल्क की जाए। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, हमारे देवस्थान विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमार साहब को, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए, और ये मेरे लिए विशेष रूप सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार अलवर स्टेशन से जो राज्य सरकार की योजना है विभिन्न धार्मिक स्थलों पे वरिष्ठ जनों को ले जाकर उन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने में, उसके निमित्त आज जो ट्रेन रवाना हुई है, और मुझे बताते हुए खुशी है लगभग 350 हमारे बुजुर्ग इस ट्रेन के माध्यम से आज धार्मिक स्थलों से रवाना हुए।
वहीं अलवर में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश मौजूद रही। जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और विधायक शिमला देवी नायक भी मौजूद रही। अलवर सर्किट हाउस में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट के इच्छुक दावेदारों से मुलाकात कर बायोडाटा लिया गया। कुल 15 दावेदारों ने अपने बायोडाटा सौंपे और टिकट की मांग की। ममता भूपेश ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 10 साल के हिसाब को लेकर चुनाव होगा और राजस्थान की 25 में से बहुमत में सीटें कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि अलवर भी कांग्रेस जीतेगी। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने आज अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक ली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है और 25 लोकसभा सीटों पर कैसे कौन प्रत्याशी होंगे जो जीत सकते हैं। मैडम, आपकी मीटिंग हो गई। सबसे पहले तो ये कि बायोडाटा दी हैं, लोग टिकट मांग रहे हैं, कितने बायोडाटा आपके पास आए, कौन लोग हैं? 15-20 लोगों ने लोकसभा की प्रत्याशी के तौर पे बायोडाटा दिए और मुझे खुशी है कि कार्यकर्ताओं में जोश है। कहीं ना कहीं यहाँ की सीट जीतने की तरफ जा रही है, इसलिए लोगों के अंदर चुनाव लड़ने की अभिलाषा भी हो रही है और उत्सुकता के साथ में लोग मुझसे मिले, हम लोगों से, और आके उन्होंने अपनी बात रखी। कितने? 15 लोग मांग रहे हैं। कौन लोग हैं? यहीं के हैं या कोई बाहरी भी हैं जो मांग रहे हैं? देखिए, स्थानीय लोगों ने टिकट मांगी है और मैं समझती हूँ जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान में देखने को मिलेगा। न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। जो मोदी मैजिक था 2014 में, जिसको बेवकूफ बना के जनता को और एक तरह से जुमलेबाजी की बात करके कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ऐसी बातें करके 14 में आए थे। आज उन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आज महंगाई की कोई चर्चा नहीं कर रहा, बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं कर रहा, इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक हालात बन रहे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। सिर्फ राम नाम के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। तो जनता समझती है कि राम नाम के वोट पर वोट नहीं मिलेगा। राम जी को लाए कहाँ से? राम जी तो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा ही, आपके हमारे हृदय के अंदर है। आप और हम सब लोग मिलते ही सबको राम राम कहते, तो राम जी गए कहाँ थे? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा बना के जो देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, उसके विपरीत देश के अंदर इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और देखिएगा आप किस प्रकार से कांग्रेस बहुत अच्छे समर्थन से राजस्थान के अंदर सीटें जीतेगी। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये भी कहती हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया उसको लेकर हिसाब उनको देना चाहिए। महंगाई और रोजगार भी बड़े मुद्दे होंगे। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर। लोगों को अब आवेदन करने से 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया सही होने पर इंजीनियर्स की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो तत्काल कनेक्शन जारी करवाएं। इसमें मुख्य तौर पर घरेलू कनेक्शन है। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश अटरू के निर्देश के बाद अफसरों ने इसकी तैयारी कर ली है। दरअसल घरेलू श्रेणी के कनेक्शन के लिए केवल सर्विस लाइन की जरूरत होती है। इसके बावजूद अभियंता और कर्मचारी आवेदन अटका कर रखते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित ऊर्जा रिव्यू प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें कनेक्शन जारी करने का मुद्दा भी उठा था। इसके बाद अटूरू ने फिलहाल जिला मुख्यालयों से इसकी शुरुआत करने के निर्देश दिए। हालांकि डिस्कॉम के सामने मटेरियल मैनेजमेंट की चुनौती रहेगी। अभी इस जरूरत के अनुपात में मटेरियल नहीं है और अभियंता कनेक्शन में देरी के पीछे ये भी कारण गिनाते रहे। जयपुर के राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरसीपी परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेंगी। सिंचाई और पेयजल के भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को एआरसीपी के रूप में बड़ी सौगात दी, लेकिन हमें पानी खर्च करने में मितव्यता दिखानी होगी। कार्यक्रम को YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति डॉक्टर टी जानकीराम, ICAR नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक बागवानी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने भी संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। वन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
संजय शर्मा के अनुसार राजस्थान में 2.25 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र के 12,625 वेटलैंड स्थित है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 75 वेटलैंड्स को आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। वहीं राज्य में सांभर झील और केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी विहार 2 रामसर स्थित विश्व पटल पर अंकित है। इसी के साथ राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाते हुए मैनार तालाब उदयपुर, चांदलाई जयपुर, खींचन जोधपुर, कानवास पक्षी विहार कोटा, लूणकरणसर बीकानेर के प्रस्ताव तैयार कर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय में भेजने की अनुशंसा की। आगे बढ़ते हैं। अपने घर की छत पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं की सरप्लस बिजली के दाम में 54 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। यानी सोलर पैनल से जितनी बिजली पैदा होगी उसमें से घर पर उपयोग के बाद शेष बचने वाली सरप्लस बिजली को जयपुर डिस्कॉम प्रशासन अब ज्यादा दर पर खरीदेगा। फिलहाल डिस्कॉम प्रशासन सोलर की सरप्लस बिजली के एवज में उपभोक्ताओं को 2.17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करता है, जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट किया गया। इसके पीछे बिजली कंपनियों ने RERC के आदेश का हवाला दिया। दरअसल रूफटॉप सोलर की सरप्लस बिजली की दर के लिए यह प्रावधान किया हुआ है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए आने वाली कॉम्पिटिटिव बिडिंग की दर पर ही डिस्कॉम खरीद करेगा। खबर का रुख करते हैं। 7 नए IPS अफसरों की पोस्टिंग। अमित जैन को लगाया गया है सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त जायल। शाहीन C को लगाया गया है सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त सीकर। रमेश को लगाया गया है सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त सदर बीकानेर। प्रशांत किरण को लगाया गया है ASP राजगढ़ चूरू। बी आदित्य को लगाया गया है ASP श्री गंगानगर। अभिषेक अंडासु सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर पूर्व। मनीष कुमार को लगाया गया सहायक पुलिस अधीक्षक मावली। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि 7 नए IPS अफसरों की पोस्टिंग की गई है। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, जरा बताइए, ये जो 7 IPS अफसरों की पोस्टिंग की गई है, इसे प्रशासनिक नजर से आप कैसे देखते हैं? देखिए विजेंद्र, ये पहली फील्ड पोस्टिंग इन्हें मिली है और ये 2020 के और 2021 बैच के IPS अधिकारी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण अपना पूरा कर लिया है। और इन APO अधिकारियों को अब प्रशिक्षण पूरा होने के बाद और जो इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है SCR और अन्य तमाम तरीके की चीजें पूरी करने के बाद अब इन्हें पहली फील्ड पोस्टिंग दी है। तो ये फील्ड में ASP के रूप में कार्य करेंगे, सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे और जो SP हैं संबंधित जिले के, उनके अधीन रहकर ये कार्य करेंगे। और जो पहली मुख्य पोस्टिंग है वो उन्हें मिली है, तो वो उससे उनका अनुभव और गहरा होगा। और 2020 और 2021 बैच के ये अधिकारी और जिसके बाद इन्हें आगे चलकर SP जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीकानेर में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने कहा कि बजट के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ, बीजेपी केवल बातें करती है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को जनता वोट करेगी। जिस तरह योजना बंद की जा रही है, जनता उनसे परेशान है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली आज बीकानेर में हैं। दरअसल लोकसभा के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं और टीकाराम जूली इन दिनों सदन से ही चर्चा में हैं। कई कटाक्ष सुन के चर्चा में रहे, लेकिन बात में शुरू सबसे पहले करता हूं बजट को लेकर। वो कह रहे हैं समावेशी बजट है, विकसित भारत की संकल्पना की ओर जाता हुआ बजट है। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते थे 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, क्या इन्होंने आमदनी दुगनी कर दी? क्या ये कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने दे दिया क्या? ये कहते थे 100 दिन में काला धन ले आएंगे, ले आए क्या? ये कहते थे महंगाई को हम खत्म कर देंगे, एकदम कम कर देंगे,
कर दी। पर ये तो 70 सालों में बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने भी नहीं की ना। ऐसा नहीं है, यहाँ तो कभी सास बहू थी। कांग्रेस ने कभी ऐसा कहा हो कि हम इस प्रकार का काम करेंगे और नहीं किया हो तो आप बताइए। कांग्रेस ने कहा ओपीएस लागू करेंगे, लागू की। इंदिरा ने कहा था गरीबी हटा देंगे। देखिए इंदिरा गांधी जी ने, आप इस बात की इमेजिन कीजिए किन परिस्थितियों के अंदर उस समय इंदिरा गांधी जी ने इस देश के अंदर शासन किया था। उस समय जितने गरीबी हटाने के प्रयास किए गए, आज के समय में उस समय में आप एक नहीं मान सकते। मतलब कोशिश तो ये भी कर रहे हैं। गांधी जी ने परमाणु परीक्षण करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए, जो राजे महाराजे जिनके पूरा था उसको एक करके दिखाया। पर मोदी जी कह रहे हैं हमने भी मान बढ़ाया, अमेरिका में भीड़ आ रही है, कोई राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, ये भी तो कहते हैं। वहाँ 10 लाख का कोर्ट काम नहीं आता, वहाँ मोदी जी के गांधी जी काम आते हैं कि गांधी जी के देश के हैं मोदी जी, और दूसरा भारत देश के हैं। वो पूरे भारत का सम्मान है। इन्हीं मोदी को तो एंट्री पर रोक लगा दी थी अमेरिका ने, आपको याद हो तो इनका वीजा बंद कर दिया था कि अमेरिका में जा नहीं सकता ये आदमी। और वही अमेरिका बुला रहा था। वो इसलिए बुला रहा है कि ये भारत का प्रधानमंत्री है, नहीं कि नरेंद्र मोदी है। अच्छा, आजकल एक और बड़ा एक्सवार चल रहा है साहब, राजेंद्र राठौड़ और आपके प्रदेशाध्यक्ष के बीच, दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं राजनीति में ये जो स्तर आ गया है, मतलब मुझे लगता है दोनों तरफ से ही कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, दोनों तरफ से ज्यादा हो कम हो, मैं तो ये कहना चाहूंगा आप बीच में आ जाओ और दोनों की जो हकीकत है वो छाप दो। हमारे अध्यक्ष जी की कमी है वो भी छापो और उनकी है वो भी छापो, अपना पता चल जाएगा। सिर्फ हवा हवाई चलना, इस प्रकार की बातें करना, राठौड़ साहब सीनियर व्यक्ति हैं, इतने रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के बिना बातों के आरोप वो लगातार लगा रहे हैं वो चीज़ गलत है। ठीक है, चुनाव में होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन पर्सनल हमले करना और वो भी गलत चीज़ को लेके, आप जो भी आपके इल्ज़ाम हैं आप लगाइए। अब तो आपकी सरकार ईडी तक आ गई, अब क्या बचा है बताओ, अब आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या लोकसभा में क्या किस तरह की चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं? क्या लगता है अभी तो साहब पूरा देश बड़ा राममय हो रहा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस इस वातावरण के बीच किस तरह से टक्कर दे पाएगी? देखिए, राम में है, राम को हम भी मानते हैं, टीकाराम जूली के तो नाम में ही राम है, मैंने पहले भी कहा है। और भगवान राम का जहाँ रामलला जहाँ हैं उसके दरवाजे राजीव गांधी जी ने खोले थे। शुक्रिया। देखिए, टीकाराम जूली विधानसभा में चर्चित उसी अंदाज में यहाँ भी बोले। उन्होंने कहा सरकार की जो योजनाएं बंद की जा रही हैं वो एक मुद्दा होगा। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि जो वीकर सेक्शन है उसको लेकर हम बात रखेंगे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। नवनियुक्त डीजी एसीबी राजीव शर्मा पहुंचे काले हनुमान मंदिर। इस दौरान सुभाष चौक में चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान मंदिर वो पहुंचे। युवराज योगेश शर्मा का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के दर्शन किए। देश और प्रदेश के लिए अमन चैन की प्रार्थना की। युवराज योगेश शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना भी करवाई उनसे। डी के कामा से खबर है, हथियारबंद 3 बाइक सवार बदमाशों ने किराना स्टोर पर लूट की। हथियार दिखाकर दुकान के गल्ले से 58,000 की नकदी लूट ली। लूट की घटना के बाद पुलिस ने करवाई क्षेत्र में नाकाबंदी। थाना अधिकारी देरावर सिंह भाटी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी पुलिस और एएसपी सतीश यादव विश्व सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते नजर आए। लूट की घटना के बाद मौके पर लगी व्यापारियों की भीड़। कामा कस्बा के कोसी रोड स्थित बंसल किराना स्टोर की यह घटना बताई। खेतड़ी के नालपुर गांव के सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवान के पैतृक गांव नालपुर में अंत्येष्टि की गई। इस दौरान सीआरपीएफ की 70 बटालियन के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर विधायक धर्मपाल गुर्जर, पूर्व सरपंच विजय सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वही मामले को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि जवान अमीर सिंह सीआरपीएफ की 214 बटालियन झारखंड में तैनात थे। उनकी पत्नी तलाक होने के बाद भी प्रॉपर्टी हड़पने और मकान बनाकर देने के लिए दबाव बना रही थी और इसके चलते वो तनाव में थे। जवान 26 जनवरी को छुट्टी लेकर अपने ससुराल भुवनेश्वर में बेटी से मिलने गया था, जहां वो होटल में रुका हुआ था। 29 जनवरी की शाम को सूचना मिली
कि जवान मीर सिंह ने होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालात देखने पर ऐसा लगा है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, जबकि घुटने टिके हुए हैं। जिस कमरे में इसका दासन वो बताया है, डेड बॉडी पड़ी मिली है, वो घुटने टिके हुए हैं और रस्सी ढीली है। जो हालात फोटो वगैरह देखने से पता चलता है इसकी ये औरत ने इस लड़के के ऊपर 4-5 साल पहले से दबाव बनाना शुरू कर रखा था। तो इसके अपने यहाँ की ज़मीन, इसके बाप से ज़मीन बिकवा के और अपने नाम प्लाट खरीदवा लिए और अब ये इस लड़के पर दबाव बना रही थी आकि मकान बना के दो। सिपाही कोबलर मीर सिंह 214 बटालियन के जवान थे। अभी ये वर्तमान में छुट्टी पे थे। छुट्टी के दौरान इन्होंने क्या मैटर हुआ है इनका, वो हम भी यहाँ दिल्ली से आए हैं, बॉडी रिसीव की थी और यहाँ सपोर्ट की है और हमें इन चीज़ों का पता नहीं है कि इनके बीच में क्या था क्या नहीं था, सुसाइड किस कारण से हुआ, वो ये जाने और उनके भाई जाने। चेन्नई, मदुरै, त्रिचिपल्ली और कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजित 6 खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में राजस्थान ने 5वां स्थान हासिल किया। राजस्थान के युग चेलानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल कर कुल 5 पदक जीतकर प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य पदक कुल मिलाकर 47 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदकों के साथ कुल 158 पदक जीतकर खेलो इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त करता नजर आया। मेजबान तमिलनाडु ने 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य पदकों सहित कुल 98 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि हरियाणा ने 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदकों के साथ कुल 103 मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। दिल्ली 13 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य पदकों के साथ कुल 56 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रही। राजस्थान ने सर्वाधिक 8 पदक तैराकी में जीते, जबकि साइकिलिंग, टेक में 6, कुश्ती और एथलेटिक्स में 5-5 पदक जीते। इसके अलावा बॉक्सिंग में 4, शूटिंग में 3-3, तीरंदाजी, स्क्वैश में 2-2, वेट लिफ्टिंग और योगासन में 1-1 पदक जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।